हेलो अंकिता। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू जो कि एमपीए के जो पेपर्स हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं हम लोग एंड से उनको देखते चलेंगे। यानी कि जो लास्ट जो पेपर हुआ है इसका जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो जून 2022, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन बैंक के थ्रू टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो अंकिता, जितने भी अभी तक हम लोगों ने चैप्टर करे थे वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे फंस जा रहे हैं। शुरू के जो चैप्टर्स थे MPA 011 वाली बुकलेट के, मैं ये भी बता देता हूँ सबसे पहले आपको कि ये जो चीज़ है हम लोग कर रहे हैं MPA 011 वाली बुकलेट में से, ठीक है, जो हमारे ये वाले जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं, जैसा कि ये देखो चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट, पब्लिक किस तरीके से सरकारी एजेंसी संस्थाओं के साथ इंटरेक्ट करती है, ये मैं आपको एक एक करके अच्छे से बता दूंगा। ब्यूरोक्रेसी के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। हम लोग लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखते हैं जो कि ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। शॉर्ट नोट के ऊपर ये साल 2022 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो ये जो पेपर है जून 2022 का पेपर है, गुड गवर्नेंस के ऊपर साल 2022 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है गुड गवर्नेंस की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो अंकिता, इन लेक्चर्स के थ्रू ना मैं आपको आंसर राइटिंग भी बताऊंगा, तो आपको इनको कम से कम 2 से 3 बार देख लेना इन लेक्चर्स को। एंड एक बार सुन लो, दूसरी बार जब सुनने इसको बैठे हुए अपने साथ अपने कॉपी वगैरह में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपकी आंसर राइटिंग वगैरह की भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि पेन चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर लेंदी तो नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हमें कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इतने सारे क्वेश्चंस में से बस हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन होने चाहिए। अब इतनी सारी चॉइसेस अंकिता हमारे पास, देखो सेक्शन 1 में इतने सारे क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में तो ऐसा नहीं होगा। मैं वही आपसे कह रहा था कि टेंशन लेने वाली कोई भी 1% वाली बात भी नहीं है। इतने सारे चैप्टर्स को करने के बाद अब ऐसा नहीं होगा कि आप 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल आप कर पाओगे। सबसे पहले वो वाली चीज़ें करेंगे हम लोग जो हमारा टाइम बचाएं, हमें पेपर के अंदर ज़्यादा लोड ना हो और हमारे पास अच्छा खासा कंटेंट हो उसके ऊपर लिखने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अब आंसर राइटिंग मैं आपको बता देता हूँ इसकी कैसे होगी। जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है ना अंकिता, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर में कभी भी ऐसे मत करो कि डायरेक्टली आप ये लिख कर आ गए था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस आर 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे मत करो। हमें सबसे पहले गुड गवर्नेंस को डिफाइन भी करना होगा, सबसे पहले याद रखना। और यहाँ से मैं आपकी आंसर राइटिंग की साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस भी शुरू करवा दूंगा। मतलब मैं क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, एंड उसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते पेपर के अंदर तो हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले किसी भी चीज़ का हमें ना अंकिता मीनिंग या फिर जो कंसेप्ट होता है वो एक्सप्लेन करना होता है, ताकि एग्जामिनर को एक हिंट मिल जाए, हाँ यार दैट पर्सन हु इज़ अटेंडिंग दिस क्वेश्चन इज़ अ वेल रेडेड पर्सन, अच्छा खासा पढ़ चुका है वो इस टॉपिक को। तो चलो हम देखते हैं। ये यूनिट 17 में दे रखा है कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। अब देख रहे हो ये जो उसने क्वेश्चन बनाया है अंकिता, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है सिर्फ इसने, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो ये देखो ये यहाँ पर दे रखा है गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन सिर्फ डायरेक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि हम सेफ साइड के लिए सिर्फ डायरेक्टली इसको स्ट्राइक नहीं करेंगे। ऐसा होता है बहुत बार, बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें टू द पॉइंट स्ट्राइक करना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैं चाहता हूं कि आप एक होलिस्टिक आंसर लिख कर आओ, ठीक है। तो हम सबसे पहले गुड गवर्नेंस को समझते हुए चलते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे। अब देखो अंकिता, हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ना इसको समझते हैं कि गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है। 17.3 ये जो टॉपिक है इसके ऊपर आना, यहाँ पर आना, एक लाइन मिलेगी यहाँ पर आपको। ये जो कंसेप्ट है ना गुड गवर्नेंस का, इधर देखो एक पैराग्राफ मिलेगा। ये गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है इसको सबसे पहली बार अंकिता वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन करा था साल 1992 में। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ने दिया था ये कंसेप्ट गुड गवर्नेंस का। आप 1 मिनट के लिए वर्ल्ड बैंक को और इस कंसेप्ट को गोली मारो, आप मुझे ये बताओ कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है अंकिता। गवर्नेंस का मतलब तो यही होता है ना कि देश किस प्रकार से स्मूथली चल पा रहा है, सरकार की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, सरकार की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, सरकार क्या क्या लॉज लेकर आती है,
सरकार का जनता के साथ इंटरेक्शन कैसा है, ये तो हो गया गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस क्या होता है, ये पॉलिसीज़, लॉज एंड जो भी चीज़ें इंटरेक्शन वगैरह सरकार का जनता के साथ जो है, ये इस प्रकार से होना चाहिए ना कि ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल का भला जो है वो कर सके। सरकार की कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी पॉलिसी यही तो होनी चाहिए ना कि देश में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सके। तो इसलिए इसके आगे एक वर्ड जोड़ दिया जाता है गुड गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस अपने आप में एक ब्रॉड चीज़ है कि सरकार जो है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट करती है गवर्नेंस, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सरकार हर किसी का भला कर पाए अपने गवर्नेंस के थ्रू। तो सरकार जो भी कोई चीज़, कोई पॉलिसी, कोई लॉ लेकर आ रही है तो उससे मैक्सिमम लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको सबसे पहले डिफाइन करा था वर्ल्ड बैंक ने, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब इसको वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन कैसे करा अंकिता, ये देखो, वर्ल्ड बैंक बोलता है ये जो गुड गवर्नेंस है ये बेसिकली एक तरीका है, इट इज़ अ मैनर जहाँ पर जो पावर है वो इस प्रकार से एक्सरसाइज करी जाती है सरकार के द्वारा कि देश में जो इकोनॉमिक और जो सोशल रिसोर्सेज हैं वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ हों। अब आप कहोगे ये तो गवर्नेंस ही है, बिल्कुल, देश के इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज सरकार किस प्रकार से एलोकेट करती है ये गवर्नेंस ही है अंकिता। लेकिन इस एलोकेशन से, इस डिस्ट्रीब्यूशन से, ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट या डेवलप करने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उससे मैक्सिमम लोगों का भला होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस के बारे में एक रिपोर्ट में डिफाइन करा था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऊपर आ जाओ, इधर इसको भी इंक्लूड कर देना। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिखना है कि किसने दिया कंसेप्ट, क्या डेफिनेशन दी। डेफिनेशन ये रही, मैनर से लेकर डेवलपमेंट तक कौन सी रिपोर्ट में डिफाइन करा वर्ल्ड बैंक ने इसको, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट वाली रिपोर्ट के अंदर। फिर यहाँ पर लिखा हो ना, ये वाली लाइन के ऊपर देखो, द बैंक कंसिडर, बैंक मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि गुड गवर्नेंस का मतलब है अच्छी तरीके से डेवलपमेंट की मैनेजमेंट होना। यानी कि अगर एक बार डेवलपमेंट अगर अंकिता देश के अंदर आ गई है तो वो ऐसी नहीं है कि जनता के मुंह में से वो डेवलपमेंट का निवाला छीन लिया जाए सरकार के द्वारा। वो डेवलपमेंट सदाबहार रहनी चाहिए, सबको उसका भला मिलना चाहिए। एक बार अगर भला मिला है तो वो मिलते रहना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि गुड गवर्नेंस के 4 मेन डायमेंशंस होते हैं। नंबर 1, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक देश के अंदर जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो सरकार लेगी, पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकार। उसके बाद सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिर हर एक चीज़ जो सरकार डेवलपमेंट के लिए कर रही है उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए डेवलपमेंट का। एंड चौथी चीज़, सरकार डेवलपमेंट के लिए कौन सा पैसा कहाँ एलोकेट कर रही है, अभी तक कितना काम हो गया है, कितना काम बाकी है, इस सारी चीज़ों के लिए जनता को रूबरू करवाने की ज़रूरत है। तो सरकार की कामों में ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी दिखनी चाहिए कि हम सरकार से जब मर्जी चाहें वो इन्फॉर्मेशन ले सकें। जैसा कि आपने सुना होगा RTA, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, हम लोग RTA लगाकर सरकार से इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि सरकार की जवाबदेही जो है वो तय रहे किसी भी चीज़ में, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमें ये लिखना है, सोचने वाली बात है ना अंकिता कि ये जो गुड गवर्नेंस का ये जो पूरा का पूरा फंडा है, ये जो पूरा का पूरा मसला ये आया ही क्यों था, इसने बर्थ ही क्यों लिया था, ठीक है। तो देखो, गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली दिया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना, जब वो अपने देश को चलाती हैं तो वो अपने गवर्नेंस के पैरामीटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। अब वो क्या है प्रॉब्लम्स? नंबर 1, जो लॉज होते हैं ना अंकिता डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, वो इम्प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं। अब इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री, आप इससे अंदाज़ा लगा लो। उसके बाद सरकार के कोई भी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो अनाउंस तो बहुत जल्दी हो जाते हैं शोशाबाजी के अंदर, लेकिन उनमें डिले देखने को मिलता है। उसके बाद जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं देश के अंदर, उनको ये नहीं पता होता कि जब भी उनको कोई चीज़ लेकर आनी है मार्केट के अंदर तो सरकार की क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब वो चीज़ लेकर मार्केट के अंदर आ जाते हैं उसके बाद सरकार उनको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है, उनका लाइसेंस छीन लेती है। उसके बाद एक इफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट में, एक स्कीम में कितना खर्चा होगा, और सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो है
उनके बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा होता है। लेकिन देयर इज एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम। इफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है अंकिता कि आपके पास एक बजट है लेकिन आपको यही नहीं पता कि उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है, आप अंधाधुंध खर्चा करते चले जा रहे हो। सिमिलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर सरकारें भी यही करती हैं, ठीक है। और उसके बाद जिन लोगों को सरकार की स्कीम का लाभ मिलना चाहिए वो होते हैं बेनिफिशरीज, लेकिन सरकार बेनिफिशरीज को कभी अपनी पॉलिसीज़ के अंदर इंक्लूड ही नहीं करती है। अरे भाई, आप किसी के लिए कुछ भला करना चाहते हो तो उससे पूछोगे भी ना कि आप उसको, उस पर्सन को, उस बंदे को वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। अब सरकार जिन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए जो पॉलिसीज़ और जो स्कीम लेकर आ रही है, सरकार अगर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उन्हीं लोगों को शामिल ना करे तो ये भी तो हो सकता है ना कि सरकार तो बड़े अच्छे मकसद के साथ लेकर आई हो वो प्रोजेक्ट्स को, है ना, उन स्कीम्स को, उन पॉलिसीज़ को, लेकिन जो असली जिनको लाभ मिलना चाहिए था वो उस लाभ से वंचित रह जाते हैं, उनको नहीं मिलते वो वाले लाभ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने ये बोला, यहाँ पर ना बेसिकली आपके ये वाला जो क्वेश्चन है ना अंकिता, इसके अंदर ज़्यादातर आपके पॉइंटर्स ही बनेंगे, लेकिन डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने से पहले हम यहाँ पर एग्जामिनर को ये बता देंगे कि भले ही भाई ये 10 मार्कर का क्वेश्चन है लेकिन भर भर के पेजेस हम लोग लिखना जानते हैं। तो अभी तक देख रहे हो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अभी तक बिल्कुल बात नहीं करी है, लेकिन हम कितना अच्छा इंट्रोडक्शन उसको एग्जामिनर को दे रहे हैं। ऐसे ही आपको ये लिखना, ठीक है, कि जैसे आप पहले क्या करोगे, गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट वर्ल्ड बैंक ने दिया, 1992 में दिया, उसकी एक रिपोर्ट आई थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसने गुड गवर्नेंस को ऐसे डिफाइन करा कि एक ऐसा मैनर होता है जिसमें जो कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज होते हैं वो एलोकेट होते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक ने बोला इसके 4 डायमेंशन होते हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट इसलिए दिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिया था कि वो अपनी गवर्नेंस को चलाते हुए, देश को चलाते हुए मेजरली 5 समस्या फील करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर हमने ये पढ़ी 5 समस्याएं, तो देख रहे हो आंसर कितना अच्छा होलिस्टिक और कितना अच्छा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन वाला आंसर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको भी इंक्लूड कर देना अंकिता, यहाँ से ज़्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट इंक्लूड कर देना। वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली ये बोला कि क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये जो 5 समस्याएं हैं जो हमने ऊपर पढ़ी, और भी समस्या हो सकती है लेकिन मेजरली 5 समस्या जो उसने बोली, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला इन 5 समस्याओं को एड्रेस करने के लिए वी शुड हैव गुड गवर्नेंस, जो कि नेसेसरी होगा, ठीक है, इकोनॉमिक, ह्यूमन और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए। तो गुड गवर्नेंस के फीचर्स क्या क्या होंगे, हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड बैंक के नज़रिए में जो गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अकाउंटेबल रहना चाहिए, जवाबदेही उनकी तय होनी चाहिए जनता के प्रति। उसके बाद एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, इजी वाले पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड कर लो। एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए देश के अंदर, देयर शुड बी अ लीगल फ्रेमवर्क। यहाँ पर देखो लीगल फ्रेमवर्क जो कि रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बेस्ड हो, क्योंकि जुडिशरी यानी कि अंकिता कोर्ट्स अगर यही इंडिपेंडेंट ही रहेंगे तो जिन लोगों को दिक्कत होगी सरकार के गवर्नेंस सिस्टम से, तो ऐसा ना हो कि उनके ह्यूमन राइट्स वगैरह प्रोटेक्ट ना हो। जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, रूल ऑफ लॉ ध्यान से बनाया जाएगा, तो उसकी वजह से ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, लोगों को सोशल जस्टिस मिलेगा एंड वो एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर अंकिता कि ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर, कि प्रधानमंत्री और पूरे के पूरे जो मंत्रिमंडल होता है वो तो बहुत सारी पॉलिसीज़ को लेकर आ जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें जो है लोगों को फ्रीडम देनी चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। पब्लिक पॉलिसीज़ जो भी सरकार उनके लिए बना रही है उसमें जनता जो है उन डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो, जनता की आपसी सहमति से, जनता के सहयोग से कोई भी काम करा जाए। एंड हमें कॉपरेशन मिलना चाहिए सरकार और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, कॉपरेशन हमें देखने को मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनता के लिए सरकार है, सरकार के लिए जनता नहीं होती। और यहाँ पर अगर अंकिता आप चाहो तो एक छोटा सा डिफ्रेंसिएशन को आप समझ सकते हो या फिर एग्जाम के अंदर लिख सकते हो, ये अनइम्पॉर्टेंट है लेकिन वैसे आप लिख सकते हो अगर अलग से कभी क्वेश्चन आए कि गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के बीच में फ़र्क क्या होता है। देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गवर्नेंस तो बेसिकली ये होता है कि एक देश के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो कितने एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से कैरी आउट हो रहा है, यानी कि जो सरकारी व्यवस्था है, सरकार कोई भी चीज़ लेकर आ रही है वो कितनी एफिशिएंटली और कितनी इफेक्टिव तरीके से लेकर आ रही है, ठीक है। फिर चाहे आप वो बात करो, फिर चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर्स हों, चाहे इकोनॉमिक अफेयर्स हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हों, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है। लेकिन ये देखा गया अंकिता कि जो कंसेप्ट है ना गवर्नेंस का वो बहुत ज़्यादा वाइडर बनता चला जा रहा है, ठीक है।
क्योंकि अब गवर्नेंस वाली बात जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर रह गई है वो लिमिटेड सेक्शन को देखते हुए नहीं रह गई। इतनी बड़ी कंट्री होती है, इतने सारे रीजन्स होते हैं, इतने इतने प्रकार के लोग होते हैं, गवर्नेंस का लाभ हर किसी को मिल नहीं पाता। तो ये देखा गया कि गवर्नेंस जो होनी चाहिए, सरकार की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि सरकार अपने आप को ऐसी पोर्ट्रे करे कि वो एक अच्छी सरकार है। अब अच्छी सरकार की डेफिनेशन क्या होती है? अगर एक ध्यान से सुनना, अगर किसी सरकार की बेसिक कमिटमेंट्स हैं किस चीज़ को लेकर कि वो एफिशिएंटली रन करेगी, इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेगी और जो पैसा है वो देश में अच्छे तरीके से मैनेज होगा, इकोनॉमिकल तरीके से काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि हराम का पैसा समझ के सारा का सारा लुटा दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जब तीन चीज़ें फुलफिल होंगी, ये बेसिक कमिटमेंट सरकार की, इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से और इकोनॉमिक तरीके से वर्क करना, तो उसको हम लोग कहेंगे गुड गवर्नमेंट। तो गुड गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ें भी होती हैं, ये जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, जनता के लिए कोई भी चीज़ करी जा रही है तो उसमें जनता का पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाया जाएगा, सरकार ओपन होती है एंड देयर इज़ रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था का भी पालन करवाया जाता है। इसको याद रखना। अब नीचे आ जाओ, सिग्निफिकेंस क्या होती है गुड गवर्नेंस की, मतलब गुड गवर्नेंस का एम क्या होता है। यहाँ पर देखो, गुड गवर्नेंस के बड़े सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि अंकिता यहाँ पर दे रखा है ना, ये देखो हमें क्या पूछ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। नंबर 1, एक तो ऑब्वियस ही बात है, ये सारी चीज़ें जनता के लिए हो रही है तो जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना। दूसरा, देश में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, वो लेजिटिमेट तरीके से एंड क्रेडिबल तरीके से, यानी कि ऑनेस्ट तरीके से वर्क कर सकें, ये चीज़ को सुनिश्चित करना। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सुनिश्चित करना कि जो जनता है वो कभी भी सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सके। फिर एडमिनिस्ट्रेशन देश में ऐसा होना चाहिए, वो सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए और सिटीजन केयरिंग होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी हर एक सरकारी विभाग की हर एक स्टेप पे होनी चाहिए। बस इतना काफ़ी है। उसके बाद ये भी लिख सकते हो कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो और इम्प्रूव हो। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ, ये जो मेन क्वेश्चन हमें एड्रेस करना है, देख रहे हो कितना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ये है हमारा मेन क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप सिर्फ यहीं से लिखोगे, ऊपर हमने ये जो इतना कुछ पढ़ा अंकिता, ये जो पॉइंटर्स में था, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऊपर आओ। गुड गवर्नेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो वर्ल्ड बैंक ने बोला, अरे ये सब भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो है, ये सब भी तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन अब कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें थोड़ा सा ब्रॉड करके लिखना पड़ेगा क्योंकि वो टू द पॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली आप गुड गवर्नेंस को डिफाइन करके यू कैन हिट द बुल्सआई हियर, डायरेक्टली आप बुल्सआई पे हिट करो। नंबर 1, गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि नंबर 1 चीज़ तो अंकिता ये है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन मतलब क्या भाई, गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस अंकिता किसके लिए सुनिश्चित करी जा रही है, जनता के लिए तो सुनिश्चित करी जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, जनता का पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट जो है उसका एम ये होना चाहिए कि वो सिटीज़न को इतना फ्रीडम दें कि सिटीज़न जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। जनता ये बता सके कि उसके इंटरेस्ट क्या है सरकार को, जो कि सरकार की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। दूसरी चीज़, दूसरी कैटेगरी, रूल ऑफ लॉ। सारी की सारी चीज़ें अंकिता जो फॉलो होना वो कानून के अकॉर्डिंग फॉलो हो। सरकार अपनी अथॉरिटी को आर्बिट्रेरी तरीके से यूज़ ना करे। आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है स्ट्रिक्ट तरीके से या फिर फोर्सफुल तरीके से। लीगल सिस्टम देश का फेयर होना चाहिए कि कोई भी जनता को अगर आपत्ति लगे तो जनता के पास एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। और देश का लीगल फ्रेमवर्क हमेशा जहाँ पर सरकार के अगेंस्ट अगर हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं वो होता है अंकिता जुडिशरी, यानी कि जिसको आम भाषा के अंदर हम लोग कहते हैं कोर्ट्स। तो ये सब चीज़ें कैसे होनी चाहिए, यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो कि लोगों को कॉन्फिडेंस दे कि सरकार हमारे लिए, हम सरकार के लिए नहीं है। रूल ऑफ लॉ का मतलब समझ में आ गया ना अंकिता, कि हर एक चीज़ जो है वो कानून के अकॉर्डिंग चले। सरकार की पॉलिसी के अंदर भी कानून का मिर्च मसाला होना चाहिए
और जनता को अगर ये लग रहा है कि एक सरकार की पॉलिसी की वजह से हमारे कानूनी राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, तो हम भी जुडिशरी को अप्रोच कर सकें। उसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसपेरेंसी। सरकार जो भी चीज़ें करे वो ट्रांसपेरेंट मैनर में करे, जनता से कोई भी चीज़ छुपाए ना जाए। देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन जनता के लिए एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, लेकिन जो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है ना अंकिता, वो रीजनेबल लिमिट्स के अंदर एक्सेसिबल होनी चाहिए। दैट शुड बी विद इन रीजनेबल लिमिट्स। रीजनेबल लिमिट्स का मतलब ये होता है अंकिता, सॉरी, A to Z इंफॉर्मेशन, सरकार की A to Z इंफॉर्मेशन जनता को नहीं पहुंचाई जा सकती। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो होता है उसके अंतर्गत A to Z इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा सकती। अब सरकार कुछ प्लान कर रही है, कोई सीक्रेट ऑपरेशन प्लान कर रही है, अब ये इंफॉर्मेशन थोड़ी ना सरकार जनता को दे देगी। जितनी पहुंचाई जानी चाहिए वो इंफॉर्मेशन जो कि सरकार ने बनाई है, सॉरी, वो पॉलिसी जो कि सरकार ने बनाई है जनता के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जिससे जनता के इंटरेस्ट प्रभावित होते हो वो पहुंचा दी जाएगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यही है। हाँ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट आपको ये भी कह रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन रीजनेबल लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी सरकार की सीक्रेट बातें रिवील हो गई, उससे आपत्तिजनक माहौल बन सकता है, देश में दंगे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिवनेस, ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है। सरकार जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह काम करे, वो जनता की नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सबको एक साथ लेकर आए पॉलिसी मेकिंग के लिए। ठीक है, ब्रिंगिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन इट्स एम्बिट, अपने दायरे के अंदर। एम्बिट का मतलब होता है अपना दायरा। अपने दायरे के अंदर जो भी लोग हैं, ओल्ड एज सिटीजन हैं, वेमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है, ट्राइबल लोग हैं, इन सारे लोगों के लिए अगर सरकार पॉलिसी बनाकर बना रही है, लेकर आना चाहती है, तो सरकार को सबकी नीड्स का ख्याल रखना चाहिए। ओके, उसके बाद एक ये पॉइंट लिख सकते हो, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये वही वाले पॉइंट हैं तो जो हम ऊपर लिख चुके हैं, बस ये बढ़ चढ़ करना डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये वही पॉइंट्स हैं जो हम सब ऊपर ये पढ़ चुके हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला था ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं। आप देखो ना, ये सारे पॉइंट आप ऊपर सुन चुके हो, ये बस बेफालतू के अंदर एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इससे हो नहीं पा रहा इस राइटर से। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये एनपीएम छोड़ो। गुड गवर्नेंस का एम बेसिकली ये होता है कि देश के जो भी रिसोर्सेज हों वो इस प्रकार से एलोकेट हो जिससे सोसाइटी की नीड्स और सोसाइटी की डिमांड जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। सरकार के काम जो हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। सरकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेती है, लेकिन वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से रिजल्ट भी दे। एंड लास्ट है अंकिता, अकाउंटेबिलिटी। वही अगेन घिसी पिटी बात, सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, यानी कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वो अपने डिसीजन के लिए आंसरेबल हो, वो प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करे। नॉर्म्स अगर वॉयलेट होते हैं तो जनता के पास इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का कि उनके साथ क्या बुरा हो रहा है, एक तो ये लिबर्टी होनी चाहिए, राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, वो इस पॉइंट में आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी। एंड उसके बाद जनता के पास लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए सरकार के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। ओके, इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, ये तो हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। वर्ल्ड बैंक ना, लेकिन अंकिता कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देता है, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन करता है। यहाँ पर देखो, वर्ल्ड बैंक ने ये जो हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, इसके अलावा कुछ और भी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, गुड गवर्नेंस की बेसिक एस्पेक्ट्स बताता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ये कहता है गुड गवर्नेंस की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पॉलिसी फ्रेमवर्क अंकिता, पॉलिसी एनवायरनमेंट। यानी कि
देश की कोई भी जो पॉलिसी हो ना, वो इसी की तरफ एम करनी चाहिए अंकिता, कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो और गरीबी के अंदर कमी आए। ओके, उसके बाद सरकार की पॉलिसी इस प्रकार से होनी चाहिए कि सरकार देश में वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनके लिए चीज़ें अफोर्डेबल बनाकर, एंड कोई भी चीज़ जो होनी चाहिए देश के अंदर वो प्रो पुअर मैनर के अंदर होनी चाहिए। अब सरकार जो भी चीज़ें कर रही है, देखो अंकिता, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी बात है, देश के लिए डेवलपमेंट आना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन इस चक्कर में ना जो एनवायरनमेंट है ना उसकी लंका नहीं लगनी चाहिए। सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार जब भी कोई स्टेप ले रही है तो उसकी वजह से जो पर्यावरण है ना, जो एनवायरनमेंट है, उसको किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो लिखा भी हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ इस प्रकार से ना हो कि जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाए। जैसे मतलब मान लो सरकार ये कह रही है कि हम सबको घर देना चाहते हैं, अब घर बनाने के चक्कर में सरकार ने जंगल की सारी जो लकड़ियां हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो काट डाले, अब ट्रीज़ बचे नहीं, तो अब इससे लॉन्ग टर्म के अंदर आप समस्या समझ रहे हो ना, शहरों में क्या हो जाएगी, जब ट्रीज़ है नहीं तो प्योर एयर होगी नहीं, लोगों को लंग्स की बीमारियां हो जाएंगी, और लोगों को आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हॉस्पिटल और उसके ऊपर। तो अल्टीमेटली सरकार की जो योजना है घर देने की, वो लॉन्ग टर्म के अंदर फेलियर प्रूव हो रही है, क्योंकि लोगों के ऊपर खर्चा फिर ज़्यादा करना पड़ेगा अल्टीमेटली सरकार को पेड़ को काटने की वजह से। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ गई इस केस के अंदर, लेकिन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से घूम फिर के दोबारा पैसा खर्च करवा देगी वो चीज़। उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो, ये यूएनडीपी जो है ना अंकिता, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर देखो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरी फुल फॉर्म लिख कर आना, ऐसी शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, इसलिए मैं हर जगह पर ये चीज़ लिख देता हूँ। इसने एक वर्कशॉप कंडक्ट करी थी ऑन गवर्नेंस फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर 1994 में। इसने बोला कि गुड गवर्नेंस के कैटेगरीज क्या क्या होते हैं, देख रहे हो, एक तो हमने जनरल कैटेगरीज पढ़े, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने कुछ कैटेगरीज बोले, अब यूएनडीपी कुछ कैटेगरीज बोल रहा है। तो क्या है, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पीपल, जनता का इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि वो सरकार के डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दें। उसके बाद इजी वाले याद कर लो, इसमें से कोई भी चीज़ें जो वर्क करे वो रूल ऑफ अकॉर्डिंग के ऊपर वर्क करे। आप देख रहे हो ना अंकिता, ये सारे फीचर्स हम लोग बार बार किसी के कंधे पे बंदूक रख के सेम फीचर्स को घुमा सकते हैं। सर्विस ओरिएंटेशन काम होना चाहिए जनता के लिए, जो डेवलपमेंट आ गई वो सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद जेंडर बैलेंस होना चाहिए, डेवलपमेंट शुड नॉट बी ओनली फॉर मेल्स, इट शुड ऑल्सो बी फॉर फीमेल्स एज वेल एज फॉर अदर जेंडर क्लासेस ऑल्सो, लाइक ट्रांसजेंडर्स, या फिर आप पूरा का पूरा बोलो LGBTIQ, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। बस अंकिता इतना काफ़ी है। लास्ट में अंकिता है कि एडिशनल चीज़ बस ये बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर एक अलग से कभी क्वेश्चन बन सके, क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। हमने गुड गवर्नेंस के ऊपर सिर्फ कैटेगरीज पूछा गया था, लेकिन हमने पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। लेकिन एक लास्ट में बस एक चीज़ और है कि अगर ये आ जाए कि भारत की सरकार ने गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, ऊपर वाली बातों वर्ल्ड लेवल से कर रहे थे ना, पूरी की पूरी के हर एक कंट्री को ऐसा करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐसा करना चाहिए। भारत की सरकार के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो देखते हैं। नंबर 1 बिल्कुल इनिशिएटिव हमारे देश में लिए गए हैं। नंबर 1 इनिशिएटिव लिया गया अंकिता, सिटीजन चार्टर। अब सिटीजन चार्टर बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी जो सरकारी विभाग हो ना, सरकारी डिपार्टमेंट जो हो, वो जो भी सर्विसेज जनता को दे रहे हो, जब वो ये लिख दें कि वो अपने बारे में बता दें, एक बोर्ड लगा देते हैं अंकिता, मतलब एक ना बोर्ड लगा देते हैं, एक इन्फॉर्मेशन का चिट्ठा लगा देते हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनका प्रोसीजर क्या है, यहाँ से काम करवाने में कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी है, अगर सिटीजन सेटिस्फाइड ना हो काम से कितना टाइम लगेगा,
जनता की कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए। हमारे देश में लगभग 68 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के ऊपर जिन्होंने सिटीजन चार्टर ये बनाया है, यानी कि यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर मैनर में बता दिया जाता है जनता को, ठीक है। और ये चार्टर कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं हमें? हॉस्पिटल के अंदर, म्यूनिसिपल बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये सिटीजन चार्टर दिखता कैसे अंकित है, ये दिखा देता हूँ आपको एक बारी, ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो कभी भी। सिटीजन चार्टर ये कैसा बोर्ड होता है, देख रहे हो? ये कैसा बोर्ड होता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन का चिट्ठा होता है जिसमें पूरी डिटेल दी जाती है कि आपको कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये एक इन्फॉर्मेशन का चिट्ठा होता है पूरा का पूरा। ये देखो जैसे लिखा हुआ ना, हम लोग चेक लेते हैं 5 मिनट के अंदर, पासबुक को अपडेट करते हैं 5 मिनट के अंदर, उसके बाद डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना है तो 15 मिनट का काम लगता है। यानी कि वो डिपार्टमेंट बता देता है पूरे के पूरी तरीके से। हेल्थ सेंटर के अंदर मेघालय में जैसे कि चार्टर है, एक फ़ोटो है उसकी, ये क्लियर नहीं हो रहा, एक मिनट। यहाँ पर देखो जैसे लिखा हो कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी की कुछ वेरिफिकेशन करवानी है 15 मिनट लगेंगे उसके लिए, लैंड लोकेशन की वो करवानी तो 10 मिनट लगेंगे, कुछ चीज़ कैंसिल करवानी है तो 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। इंडियन ऑफिसर्स को आपको अप्रोच करना है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, विभाग टू विभाग डिटरमाइन करता है अंकिता कि वो लोग क्या लिख कर भेजते हैं, मतलब अपने चार्टर में क्या लिखते हैं। जनरली चार्टर इसी के इर्द गिर्द रोटेट करता है अंकिता, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर, कॉस्ट एंड मैकेनिज्म। उसके बाद जनता को जो भी आपत्ति हो उसको रिड्रेस करना, रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवांसेस। इसके लिए आपको पता है एक तो जुडिशरी बहुत अहम रोल निभाता है। इसके अलावा ऊपर अभी हमने पढ़ा ना सिटीजन चार्टर के अंदर, ये जो है मैकेनिज्म्स फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक कंप्लेंट डिपार्टमेंट भी होता है। ये एग्जामिन करे ताकि वो कि जनता की जो कंप्लेंट है वो किस ऑफिसर के रिगार्डिंग उनका कौन सा काम नहीं हो सका। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ठीक है, ताकि जनता को प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मिलें डिजिटली ऑनलाइन मोड से। ये भी गुड गवर्नेंस की पहचान है जो कि हमारे देश ने अपनाई है। फिर मैं आपको कह रहा था राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमारे देश में इसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी आया था, RTA 2005, कि आप RTA फाइल करके किसी भी सरकारी विभाग से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। बस खुफिया इन्फॉर्मेशन आपको सरकारी विभाग नहीं देंगे। क्या आप ये बोलो कि हमारा देश कौन सी मिसाइल खरीदने वाला है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो, ये दे दो, इंडिया कहाँ पर सीक्रेट ऑपरेशन प्लान कर रहा है, ये सब नहीं मिलेगा। और उसके बाद लोगों का पार्टिसिपेशन डिसेंट्रलाइज लेवल पे, यानी कि रूरल लेवल पे, विलेज लेवल पर कहाँ पर इंश्योर करा गया है। दिस इज डन थ्रू, हमारे देश में अमेंडमेंट आई थी अंकिता 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो 73rd अमेंडमेंट है ना अंकिता, ये रिलेटेड होती है रूरल लोकल बॉडीज से, ये रूरल लोकल बॉडीज के साथ एसोसिएटेड है। एंड जो 74th अमेंडमेंट है, दिस इज एसोसिएटेड विद अर्बन लोकल बॉडीज। जो शहर के अंदर जो म्यूनसिपैलिटीज़ और ये सब जो होते हैं ना, ये है जैसे MCD जो है दिल्ली का, दिस इज 74th अमेंडमेंट है MCD। एंड जो ये पंचायत होती हैं गांव के अंदर, वो 73rd अमेंडमेंट है। अब लोकल लेवल पे लोग कैसे डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सकते हैं, लोकल लेवल पे कैसे अपने ब्लॉक के बारे में, पानी नहीं आ रहा या फिर डॉगीज़ हमारे ब्लॉक में ज़्यादा हैं, पार्क गंदा है, रोडें साफ़ नहीं हो रही हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, ठीक है, कूड़ा घर में बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग ग्राउंड लेवल पे जो कंप्लेंट करते हैं या एंगेज होते हैं सरकार के साथ, वो होता है अर्बन लोकल बॉडी। ऐसे लोग गांव में भी कंप्लेंट करते हैं कि हैंडपम्प का पानी वो ऐसा हो रहा है, पानी नहीं आ पा रहा है खेतों के अंदर, ये वो, तो वो पंचायत देखती है। तो ये हमने कुछ ये जो 5 पॉइंट्स पढ़े ना अंकिता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये था कि इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर भारत की सरकार ने ऐसे कौन कौन से गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए हैं। तो अंकिता समझ गए
देख रहे हो इससे कितना फ़ायदा है हमारा कि क्वेश्चंस के थ्रू, यही मैं आपको कह रहा था बार बार कि क्वेश्चंस के थ्रू कैसे अपना आराम से टॉपिक जो है वो टॉपिक तो छोड़ो, पूरा का पूरा चैप्टर कैसे हो सकता है। अब हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पता है गुड गवर्नेंस के बारे में, हमें गुड गवर्नेंस के बारे में A to Z सारा का सारा एंगल पता है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बस इसको अच्छे से याद करते चले जाना ताकि सब कुछ मिक्स ना हो। मैंने आपको गवर्नेंस के बारे में पढ़ाया, गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ाया, उसके बाद मैंने ये पढ़ाया कि वर्ल्ड बैंक का क्या कहना था, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कंसेप्ट आया था, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में डिफरेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है गुड गवर्नेंस का, यानी कि उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वर्ल्ड बैंक ने दी, एंड फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दी। फिर लास्ट में हमने ये देखा कि भारत में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, जिसमें हमने सिटीजन चार्टर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वगैरह इन सबको देखा। तो अंकिता, इस कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये कंप्लीट भी हो गया गुड गवर्नेंस वाला। थैंक यू वेरी मच।